India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉन्स और कॉन्स दैट इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट वी हैव यूज्ड इन आवर फील्ड इसकी डिस्कस कर चुके थे। प्रॉन्स में हम लोग उसी केमिकल्स का यूज किए थे जिनमें कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है और वो फार्मर्स को बेटर यील्ड के लिए प्रमोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वीट की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र, पैडी की खेती के लिए एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र, मेज की खेती के लिए एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स आपका प्रॉन्स कहलाता है। कौन्स ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि सॉइल में फर्टिलिटी को तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन इनका एक और डिमेरिट है कि यह वाटर पॉल्यूशन को काउज करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को अवॉइड किया और एक सस्टेनेबल मेथड ऑफ द फार्मिंग। सस्टेनेबल मेथड का मतलब क्या होता है? यह ऐसा मेथड है जिसमें नुकसान कम और मुनाफा ज़्यादा हो, यानी कि जो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो, जो फार्मर के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो, जो आपके क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल हो, जिसका लॉन्ग टर्म यूज से आपके खेत की प्रोडक्टिविटी इफेक्टेड ना हो, ऐसे फर्टिलाइजर्स को प्रॉन्स फर्टिलाइजर्स के तौर पे हमने ग्रुपिंग किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे जो वैज्ञानिकों की टीम थी, जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जो डिफरेंट वैज्ञानिक थे, ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और क्या कहते हैं कि आपके ग्रामीण पंचायत के स्तर पे खेतों में सॉइल के टेस्ट के जरिए यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र को मॉनिटरिंग किए और इस मॉनिटरिंग के द्वारा हम लोग प्रोज पे ज़्यादा ध्यान दिए, कॉन्स को अवॉइड किए। तो बच्चों ये हमारा फर्टिलाइज़र का काइंड्स था जिसका कि हम लोगों को खेतों में इस्तेमाल करना था। यहाँ से हम लोग जो आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे वो ये है कि मैन्योर बेटर क्यों है फर्टिलाइजर से। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया था सस्टेनेबल फार्मिंग का। तो सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द मटेरियल्स इन द फील्ड विदाउट एनी मेजरेबल हार्श इफेक्ट, यानी जिस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में, जो चीज़ें खेत में हम डाल रहे हैं, उन चीज़ों का मिनिमम नुकसान और मैक्सिमम बेनिफिट हो, तभी उसका इस्तेमाल तर्क संगत होगा, तभी उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो पाएगा। तो इसमें आपका सबसे पहले बात आई ऑर्गेनिक मैन्योर्स की। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स फर्टिलाइजर से बेटर क्यों है, इस बात पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा मैन्योर्स है वह खेतों में ह्यूमस को ऐड करेगा और ह्यूमस को ये ऐड होने से हम लोग ये पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि ये इंक्रीज करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने का दो बेनिफिट, पहला कि सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा और दूसरी बात यानी डिजर्टिफिकेशन नहीं होने देगा जल्दी से, और दूसरी बात किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियल होगा। और वो बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि उनको बार बार इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा, बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका बेनिफिट किसानों को मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि रूट्स के वेल डेवलपमेंट के लिए सॉइल में गैसियस स्पेस होना आवश्यक है ताकि वहाँ से रूट का रिस्पिरेशन प्रॉपर ढंग से हो सके। तो हमारा जो मैन्योर्स है यह सॉइल को पोरस बनाता है और पोरस होने के कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेज आसानी से हो पाती है, और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज आसानी से होगा तो इसका बेनिफिट हमारे जो फर्टिलाइजर जो क्रॉपिंग करते हैं उसमें इसकी बेनिफिट्स मिलेगी। तीसरा क्या है कि इससे फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं हमारे खेतों में जो हमारे क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, तो उनका नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स जो है वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू यूजिंग ऑफ मैन्योर्स। लेकिन ये आपके फर्टिलाइजर के यूज से इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मैन्योर बेटर है फर्टिलाइजर से। पहला रीजन क्या है कि यह
तो कह रहे थे कि जो इससे पहला फ़ायदा है वो ये है कि यह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, दूसरा कि इससे सॉइल का टेक्सचर अच्छा होगा, तीसरा कि सॉइल को पोरस बनाएगा और सॉइल के पोरस होने से जड़ की जो ग्रोथ है वो अच्छे होंगे, और लास्ट में इससे फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी। तो हम लोगों ने ये देखा, ये हमारा मैन्योर बेटर है फर्टिलाइजर्स से, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। बच्चों यहाँ पे एक और बात सामने आया, ये खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही हम लोगों को समझ में आया। वैज्ञानिक और जो कृषि के जानकार लोग हैं इस चीज़ को आज भी प्रमोट करने में लगे हुए हैं, वो है क्रॉप रोटेशन। देश के आज़ादी के पहले या उसके भी पहले एक ट्रेडिशनल फार्मिंग की मेथड थी कि बस ये लगाना है तो लगाना है। अब धान लगानी है तो हर साल धान ही लगाएंगे, गेहूं लगानी है तो हर साल गेहूं ही लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता था कि लगातार खेतों के इस्तेमाल से खेतों की जो फर्टिलिटी थी वो इंक्रीज करती चली गई। बस जब क्रॉप रोटेशन जैसे टर्म्स किसानों के सामने आया, किसानों ने इसके बेनिफिट्स को देखा, तो क्रॉप रोटेशन की एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था शुरू हुई। और यह क्रॉप रोटेशन एक ऐसा विधा है, एक ऐसी मेथड है जिस मेथड के जरिए खेत अपने आप को रीस्टोर करता है, यानी कि फील्ड विल रिटेन्ड, या कहें तो फील्ड विल मेंटेन देयर ओन टेक्सचर बाय द क्रॉप रोटेशन। तो ये क्रॉप रोटेशंस का बड़ा अच्छा बेनिफिट्स हुआ। नॉर्थ इंडिया की बात अगर करें तो वहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के कुछ खास जो क्रॉप फसल थे उनकी खेती करते थे, और वो फोडर में यूज होता था। फोडर बोलते हैं जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा होता है, तो उसको फोडर बोलते हैं। तो फोडर बनाने के लिए यूज करते थे। और नेक्स्ट सीजन में जैसे रबी में वो लोग गेहूं की खेती करते थे, और खरीफ में लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स को उगाते थे, तो फोडर का काम करता था। अब उस लेग्यूमिनेसी फैमिली के रूट्स नोड्यूल में मौजूद राइजोबियम प्रोटीन, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन का सिंथेसिस कर देता था, और उस नाइट्रोजन सिंथेसिस का बेनिफिट खेत को मिल जाता था, रीस्टोरिंग ऑफ द नाइट्रोजन इन द फील्ड। और इसका बेनिफिट फार्मर्स को मिला उसके अगले फसल में, यानी कि खरीफ फसल में उसकी बेनिफिट्स उनको देखने को मिला। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा किसान अधिकतम बेनिफिट ले पाते थे। अब क्रॉप रोटेशन के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इरिगेशन। तो बच्चों खेत की सिंचाई यानी इरिगेशन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है एग्रीकल्चर का, क्योंकि अगर आप खेत की प्रॉपरली इरिगेशन नहीं करते हैं तो फिर आपके फसल अच्छे नहीं होंगे। तो इसमें इरिगेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखनी होगी? तो सबसे पहली बात जो हम लोग ध्यान में रखते हैं वो है हमारा वैरायटी ऑफ द क्रॉप, कि हमारा क्रॉप की वैरायटी क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग वैरायटी ऑफ द क्रॉप को ध्यान में रखेंगे कि हमारा क्रॉप की वैरायटी क्या है। जैसे किसी किसी क्रॉप में हमारा बिल्कुल मिनिमम वाटर की आवश्यकता होती है, और किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आप पैडी लगाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, और अगर उसी जगह पे हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली के सदस्यों को लगाते हैं तो वहाँ पे पानी की बिल्कुल कम आवश्यकता होती है। तो इरिगेशन में वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है हमारा टाइप ऑफ द सॉइल, कि आपका सॉइल कैसा है। तो बच्चों जैसे आप मान लीजिए कि सैंडी सॉइल है तो उसमें नंबर ऑफ इरिगेशन ज़्यादा होगा, मतलब बार बार सिंचाई करेंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी मिनिमाइज। क्यों? क्योंकि उसकी रूट होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। जो आपका सैंडी सॉइल है उसकी रूट होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, मतलब वो रूट जो है सैंडी सॉइल को बहुत मजबूती से नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके कारण जैसे ही ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे जो भी प्लांट्स या पेड़ लगे हुए हैं उसमें उनके गिरने का डर रहता है। तो नंबर ऑफ द जो उसकी इरिगेशन है वो ज़्यादा होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा।
मिनिमम अमाउंट में उसमें वाटर डालेंगे, लेकिन नंबर ज़्यादा होगा। फिर उसी तरह से अगर हम लोग बात करें अल्वेओली सॉइल की, तो अल्वेओली सॉइल में हमारी इरिगेशन सैंडी सॉइल से कम करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें क्ले की, तो क्ले की बिल्कुल कम इरिगेशन करनी होगी, लेकिन वाटर का मात्रा ज़्यादा, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी large in comparison to the sandy and the alveoli, but the number of irrigation should be will be minimized। तो इस तरह से हमारा टाइप ऑफ सॉइल पे भी निर्भर करेगा। तीसरी बात जो हमारा है वो सीजन पे निर्भर करेगा। समर में इरिगेशन ज़्यादा करनी होगी, लेकिन हमारा जो विंटर के सीज़न है उसमें हम लोगों की इरिगेशन की रेट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा सूखेगा खेतों से, तो ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होगी। और गर्मी के दिनों में हमारा, ये जाड़े के दिनों में हमारा जो इवापोरेशन का रेट है वो थोड़ा मिनिमाइज रहता है, तो लेस इरिगेशन की आवश्यकता होगी बच्चों। और यहाँ कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि बरसात के दिनों में सिंचाई नहीं करेंगे खेतों की। हाँ, अगर किसी की इच्छा हो फोटो खिंचाने का तो छाता लगा के इरिगेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्लांट कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड नीड इट टू द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि इरिगेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे प्लांट्स में 90% वाटर की नीड होती है और इस वाटर से वो अपना प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। जब आपके रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर के साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और वो मिनरल और फर्टिलाइजर उनके काम में आता है उनके प्रॉपर ग्रोथ में और बॉडी के मेंटेनेंस में। इसी तरह से जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस इन द ड्राई कंडीशंस। आप तो जानते हो कि आप अगर किसी सीड को जर्मिनेट कराना चाहते हो तो वाटर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट देयर। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन द वाटर एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी वेयर वाटर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ वाटर nutrient will be not transferred from the one part of the body to another, and water also protect the crop from the frost and hot air current। गर्मी के दिनों में जब हम लोगों की लू चलती रहती है उस समय खेतों में प्रॉपर वाटर इरिगेशन आवश्यक होता है, और जाड़े के दिनों में जब बहुत ज़्यादा कुहासा हो तो उस समय भी हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं। क्यों की सिंचाई करते हैं? क्योंकि पानी, यदि पौधे के अंदर पानी रहेगा तो पानी देर से ठंडा होगा, और देर से ठंडा होने की वजह से खेत के ऊपर कोल्ड वेव्स का मिनिमम इफेक्ट होगा, इसलिए उस समय उसकी इरिगेशन आवश्यक हो जाती है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कोल्ड वेव और हॉट वेव्स दोनों में आपका इरिगेशन मददगार बनता है उन प्रोटेक्शन में। तो आजकल जो हम लोग खेतों की इरिगेशन के लिए जो व्यवस्थाएं यूज करते रहे हैं, शुरू से ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग वेल से इरिगेशन करते थे, पॉन्ड से इरिगेशन करते थे, लैक से इरिगेशन करते थे, रिवर से इरिगेशन करते थे, लेकिन आजकल हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं। ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हमारा ट्यूबवेल्स आ गया है। हमारे पास कई सारे डैम्स हैं, डैम्स के ज़रिए हम लोग केनाल्स की व्यवस्था की गई है, केनाल के ज़रिए इरिगेशन कर सकते हैं हम लोग, या फिर इरिगेशन के लिए हमारे पास जो है वो और भी कई तरह के मेथड्स की व्यवस्था की गई है, पंपिंग सेट के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों ट्रेडिशनल टाइम में जो हम लोग खेती करते थे उस समय जो हमारी इरिगेशन की व्यवस्था थी वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन लेबर्स की आवश्यकता पड़ती थी, कैटल्स लेबर की आवश्यकता पड़ती थी, फिर जाकर के इरिगेशन हो पाता था। और नॉन साइंटिफिक मेथड होने के कारण या एक सिस्टमेटिक इरिगेशन इसमें नहीं हो पाता था। तो ट्रेडिशनल इरिगेशन की जो हमारी व्यवस्था थी उसमें सबसे पहला हमारा पुली सिस्टम या मोट सिस्टम कहते थे इसको। तो मोट सिस्टम में हम लोग क्या करते थे बच्चों, यहाँ फिगर पे ध्यान से देखेंगे, ये आप देखिए यहाँ पे एक पुली लगी हुई है जिस पे ये रोप बड़ी आसानी से फिसलता है, और इस बकेट को हम लोग कुएं के अंदर डालते थे और इस साइड के रोप को पकड़ते थे, और इस पुली पे नाचते हुए बकेट में पानी भरकर वेल से
बाहर आता था और फिर उसको हम लोग एक पैसेज के माध्यम से खेतों तक पहुंचाते थे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता था, क्योंकि जहां तक हमारा खेत है वहां तक के जो चैनल बनाए तो उसमें कई एक बकेट पानी एब्जॉर्ब हो जाता था रास्ते में ही, और बहुत कम पानी खेतों तक पहुंच पाता था। तो ये एक नॉन साइंटिफिक और हेवी लेबर कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा हमारा चेन पंपिंग। चेन पंपिंग में अब देखो बच्चों कि यहाँ पे एक चेन बनी हुई है, यहाँ पे एक व्हील लगी हुई है, इस व्हील के ऊपर ये चेन है, और इस चेन के बीच बीच में हम लोग बकेट को टाइटली बॉन्ड किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक हैंडल बनी हुई है, ये हमारा हैंडल है, और इस हैंडल को जब हम घुमाएंगे, इस हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो इसके साथ ये चेन रोटेट करेगा, और ये बकेट जो है वो डिप्ट होगा कहाँ, पानी के अंदर, और पानी के अंदर डिप्ट होकर के इस बकेट में पानी भरेगा, और फिर ये वापस आकर के इस साइड ड्रॉन आउट करेगा। तो ये एक चेन पंपिंग मेथड था जिसके द्वारा हम लोग इरिगेशन कर सकते थे और करते थे पहले के समय में। ये हमारा ढेकली है। ढेकली एक ऐसी मेथड है जिसमें एक हेवी वेट हम लोग इस साइड लगा देते हैं, इस बॉम्बे स्टिक पे, और ये इसका सपोर्ट है जिसको कि हम लोग ये सपोर्ट के ऊपर इसको लीवर बना दिया, और इस लीवर के साथ एक रोप जोड़ते हैं, रोप के साथ एक बड़ा सा कंटेनर लगाते हैं। अब फार्मर इस रोप को अंदर की ओर खींचेंगे, ये कंटेनर डिप्ड होगा रिवर के इनसाइड, और उस कंटेनर में पानी भरेगा, और जैसे ही उस रोप को छोड़ेंगे तो इस वेट की वजह से लीवर ऊपर उठेगा और पानी जो है वो आकर के बनाए गए चैनल में गिरेगा और वहाँ से वो खेत तक पहुँचेगा। तो ये भी एक बहुत ही दुष्कर मेथड था जिसके ज़रिए हम लोग इरिगेशन करते थे। नेक्स्ट है हमारा राहत, जिसको कि हम लोग लेबर सिस्टम कहते थे। इसमें बहुत सारे बकेट्स को एक व्हील के साथ जोड़ते थे और उस व्हील को एक लीवर से अटैच करते हैं। अब इस लीवर को आइदर द फार्मर्स और बाय द ऑक्स इसको गोल गोल घुमाएंगे, और इसके गोल गोल घूमने से ये व्हील भी गोल गोल घूमेगा, और इस व्हील के गोल गोल घूमने से यह बकेट का पानी इस चैनल में आएगा, और इस चैनल के ज़रिए ये जो है वो खेत तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड था जिसके द्वारा हम लोग ये इरिगेशन की उपाय करते थे, इरिगेशन करते थे। लेकिन आज हम लोग वाटर लिफ्टिंग पंप का यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो है सो वो पावर खर्च करनी होती है, मतलब इसमें लेबर कॉस्टिंग नहीं है। इसकी जगह पे हम लोग डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जीज के मेथड से हम लोग वाटर लिफ्टिंग करेंगे। तो बच्चों आज मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स की जो बातें हो रही हैं, तो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स में हमारे पास जो इरिगेशन की व्यवस्था है उसमें सबसे पहला हमारा है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में हम लोग किस तरह से इरिगेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये स्प्रिंकलर मेथड है जिसमें ये छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए हैं, और इस ट्यूब्स के रोटेशन से लगातार पानी का फव्वारा बन करके बाहर की ओर आता है, और खेतों की इस व्यवस्था से हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। यह मेथड हम लोगों को उन क्षेत्रों में बहुत बेनिफिशियल है जहाँ पे जो हमारा लैंड है वो अनइवन है। अनइवन मतलब इरेगुलर है, जहाँ पे लेयरिंग नहीं बनी हुई है। सॉइल लेवलाइजिंग ऑफ द फील्ड इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम लोग ये वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे सफिशियंट वाटर अवेल्ड ना हो, जहाँ पे हमारा सफिशियंट वाटर अवेल्ड नहीं होगा। और ये हमारा नेक्स्ट मेथड है जिसमें एक परपेंडिकुलर पाइप, जिसमें कि कई सारे नोजल्स, ये देखिए ये पाइप है जिसमें कई सारे नोजल्स बने हुए, नोजल कहते हैं ओपनिंग ऑफ द वर्ड, और ये मेन पाइप में कई सारे नोजल्स बने हुए हैं, और इसमें हाई प्रेशर पे पानी को हम इस पाइप के जरिए सप्लाई करेंगे। एज पर रिक्वायरमेंट, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ के नोजल्स को हम टर्निंग ऑन करेंगे, और टर्निंग ऑन करने के बाद वहाँ से स्प्रिंकलिंग मेथड्स के ज़रिए खेतों की इरिगेशन हो जाएगी। दूसरा जो हमारा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन।
तो ड्रिप इरिगेशन मेथड में हम लोग ये मेथड उन जगहों पे यूज करते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज़ पुअर, मतलब जहाँ पानी की उपस्थिति कम है, जहाँ बिल्कुल पानी की क्राइसिस हो, या फिर जहाँ पे हमें पानी को डायरेक्ट रूट्स ऑफ द क्रॉप में पहुँचाना है। तो इसके लिए हम लोग इरिगेशन के जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। और ये खास करके बेनिफिशियल हैं फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में, और जहाँ पे हमारे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उन जगहों पे इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इस मेथड के द्वारा उस एरिया की इरिगेशन करेंगे। तो बच्चों ये हमारा इरिगेशन का मेथड था। लेकिन कई बार इरिगेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको इस तरह से आप समझो कि इरिगेशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट गिव्स अगेन द एडवर्स इफेक्ट। अगर हम किसी खेत की ओवर इरिगेशन करेंगे तो उससे खेतों में बेनिफिट नहीं बल्कि नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान होगा, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे इरेगुलर और अंडर इरिगेशन मतलब लेस इरिगेशन के कारण जो है आपके क्रॉप डैमेज्ड होते हैं, उसी तरह से एक्सेसिव वाटर इरिगेशन से भी आपके क्रॉप डैमेज होंगे। और क्या होगा कि हमारे खेतों में वाटर लॉक्ड हो जाएगा, और वाटर लॉक्ड के कारण हमारी जर्मिनेशन ऑफ सीड इफेक्टेड होंगे। वाटर लॉगिंग के कारण क्या होगा, सीड्स के जर्मिनेशन इफेक्टेड होंगे, और इनके रूट्स को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा रिस्पायर करने के लिए, और इससे क्या होगा कि रूट का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ नहीं होने के कारण जो है पौधे मर सकते हैं। दूसरा के बाद क्या होगा कि वाटर इवोपरेशन जो है वो एकोमोडेशन ऑफ द सॉल्ट, वाटर इवोपरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि सॉइल में ज़्यादा पानी है, तो ज़्यादा पानी है तो पौधे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा, और ज़्यादा इवोपरेशन के दरमियान जब पानी एब्जॉर्ब करेंगे रूट तो वो सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब करेंगे, और सॉल्ट के एब्जॉर्प्शंस के कारण सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो जाएगी। साथ ही साथ रूट्स डू नॉट गो डीप इन द सॉइल, चूँकि देखिए रूट्स जो है वो हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जल के तलाश में भटकना, तो रूट्स हाइड्रोट्रॉपिक हैं। अगर प्लेंटी ऑफ वाटर विल बी अवेल्ड एट द सरफेस ऑफ द रूट्स देन द रूट विल नॉट अंडरगो डीप इन द सॉइल, और जिसके कारण क्या होगा कि पौधों को न्यूट्रिएंट कम मिलेगा। साथ ही साथ एंकरिंग यानी कि पौधे की मिट्टी में पकड़ खराब हो जाएगी, जिसके कारण आपके जो क्रॉप है वो इजीली डैमेज्ड हो जाएंगे बाय द स्ट्रांग विंड। तो इससे हमारे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो हम लोगों ने देखा कि ओवर इरिगेशन की वजह से आपके सीड्स का प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा, और उसको सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगा रिस्पिरेशन के लिए, रूट का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज्ड होगी, साथ ही आपके एंकरिंग ऑफ द रूट्स लेस होने की वजह से डैमेज होगा स्ट्रॉन्ग विंड से। तो बच्चों ये हम लोगों ने देखा इस तरह के कुछ प्रोसेसेस। अब है कि ओवर इरिगेशन के डैमेजेस को जानने के बाद अब हम लोग अगले तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम द वीड्स की बात हम लोग कर रहे थे कि वीड्स वह अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो हमारे क्रॉप्स के साथ प्रोड्यूस्ड हो गए, मतलब उग गए हैं। अब इस अनवांटेड प्लांट्स को रिमूवल करना ही वीडिंग कहलाता है। तो यह वीडिंग के जरिए हम अनडिजायरेबल प्लांट्स को अपने क्रॉप के बीच से हटाते हैं। आखिर इसको हटाना जरूरी क्या है, वाई इट इज नेसेसरी? तो रिमूवल ऑफ द वीड्स इज नेसेसरी बिकॉज इट विल एक्वायर द स्पेस ऑफ क्रॉप, यानी जहां हम लोग क्रॉप लगाए हुए हैं उसके साथ यदि कई तरह के अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाएंगे तो दे विल एक्वायर द स्पेस। किसका स्पेस एक्वायर करेंगे? क्रॉप का स्पेस एक्वायर करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि इट विल एक्वायर योर एक्सेस स्पेस। दूसरी बात कि यह सनलाइट को भी ट्रैप करेंगे। अच्छा बच्चों एक बात यहाँ और जानना है कि अक्सर वीड्स का ग्रोथ क्रॉप से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वीड्स का शैडोज हमारे क्रॉप के ऊपर आता है, और वहाँ पे लाइट
जो सनलाइट है उसकी अमाउंट घट जाती है, जिससे हमारे क्रॉप प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में दिक्कत होती है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द वाटर बाय द वीड्स will reduce the availability of water to the crops as well as nutrients present in the soil that will also get excessive utilized by the weeds। और इन सारी वजहों से हमारे क्रॉप क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्टेड होगी। साथ ही साथ इसमें से कई सारे वीड्स ऐसे हैं जो कि पॉइजनस होते हैं फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। तो आप सपोज करो कि आप जब फोडर के रूप में यूज कर रहे हैं अपने क्रॉप्स के बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उसके स्टेम हैं, और उसमें कई सारे ऐसे वीड्स हैं जो कि पॉइजनस हैं, तो आपके कैटल फार्मिंग के लिए इफेक्टेड होंगे। कई सारे ऐसे वीड्स हैं जिनके सीड्स हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ ऐसे वीड्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन की वजह से हम लोगों को ईचिंग शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हम लोगों के बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाती है, तो जिसके कारण हम लोगों को नुकसान पहुंचता है, एयर में पॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनके चलते हम लोगों को वीड्स को टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग कैसे इसको हटाएंगे, सोचो आप कैसे हटाओगे, कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहले इसको अपरूट करेंगे, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे तो भाई छोटे पौधे रहेंगे तो उसको जड़ से उखाड़ देंगे। अगर बहुत बड़ा पौधा हो गया तो फिर उसको उखाड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है कि हमसे ना उखड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े और आप बहुत जल्दी थक जाओ। और मैनुअली इसको हटाने के लिए हम लोग खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, खुरपी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज होता है। हम लोग पिछले क्लास में खुरपी के बारे में डिस्कस किया था। तो खुरपी की मदद से हम उन प्लांट्स को अपरूट कर सकते हैं या फिर उनको ज़मीन में, बिल्कुल ज़मीन के नीचे से उनके रूट्स को कट करके उनको निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है जिसके द्वारा हम मैनुअली अपरूट कर सकते हैं। लेकिन केमिकल अपरूट की भी एक मेथड है बच्चों। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक खास तरह का दवा यूज करते हैं, जिस दवा का नाम है, जिसको कि हम लोग कॉमन भाषा में वीडीसाइड्स कहते हैं। वीडीसाइड्स, वीडी मतलब वीड्स और साइड्स मतलब टू किल, यानी केमिकल टू किल द वीड्स इज कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड का इस्तेमाल करेंगे जिसका कि टेक्निकल नेम नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम लोग एट्राजाइन के नाम से भी जानते हैं। तो आप या एट्राजाइन लो, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड लो, या फिर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। थोड़ा ज़्यादा लंबा नाम हो रहा है लेकिन याद तो रखनी होगी। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, 2,4, आप खुद से पढ़ो मेरे साथ जैसे हम पढ़ रहे हैं, 2,4, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड या फिर नेप्थेलिन एसिटिक एसिड या फिर एट्राजाइन, ये आपके वीडीसाइड का नाम है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने खेत में मौजूद वीड्स को नष्ट कर सकते हैं। और इसको नष्ट करने से आपके खेतों में इस वीड्स की मात्रा घट जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है? तो इसको यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहला जो ध्यान में बात रखनी है कि वीडीसाइड का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे उस वीड्स में फ्लावर या फ्रूट्स का फॉर्मेशन ना हो। क्योंकि बच्चों, यदि आप उसमें फ्रूट्स फॉर्मेशन यानी उसमें सीड्स आने के बाद वीडीसाइड का यूज करते हैं तो वह सीड नेक्स्ट सीजन में आपका खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर आपको वीडीसाइड यूज करना पड़ेगा। सो हम लोगों को इसको तब यूज करना है जब वो पौधे छोटे छोटे रहें। उसी टाइम में हम लोग जो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को पानी में घोल लेते हैं। और इसको घोलने का भी एक निश्चित अनुपात है कि 1000 लीटर पानी में 1 लीटर आपका वीडीसाइड को मिला करके और फिर इसका स्प्रे करेंगे फील्ड में स्प्रे करेंगे, जिससे कि आपके वीड्स
नष्ट हो जाएंगे। परंतु इसको स्प्रे करने के लिए एक छोटी सी सावधानी बरतनी होगी बच्चों, कि जो भी फार्मर इसका खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपना मुंह, नाक और बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपरली ढक के जाना होगा, ताकि यह पॉइजनस मटेरियल उनके बॉडी के अंदर ना पहुंचे, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे? इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वीड्स से। तो ये तो हम लोग समझ गए कि किस तरह से वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करना है। तो अब आइए, अब यहाँ से फिर से देखते हैं एक बार। हम लोगों ने खेत को प्रिपेयर किया, मैंने प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर हमने सोइंग ऑफ द सीड्स किया, फिर हमने उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर्स ऐड किया, फिर हमने इरिगेशन किया, और फिर हमने वीडीसाइड्स का काम किया, यानी प्रोटेक्शन किया। अब बातें हो रही है किस चीज़ की? तो उनकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई की बात हो रही है। तो बच्चों आपको जैसा पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ कृषि को बहुत महत्व दी गई है। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स हमारे लिए एक फेस्टिवल होती है, और इसको भारत के अनेक क्षेत्रों में अलग अलग फेस्टिवल्स के रूप में मनाई जाती है। जैसे हार्वेस्टिंग एसोसिएटेड फेस्टिवल्स की बात करें तो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवायनाई और बिहू जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो खास करके हमारे फेस्टिवल हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप से जुड़े हुए हैं। यानी खेतों से फसलों की कटाई हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर होता है। तो बच्चों हार्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग सिकल्स यानी कि एक ट्रेडिशनल हंसुए का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग सिकल कहते हैं, या फिर कुछ मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और उस मशीन को हम लोग हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों पहले तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग सिकल्स के मदद से खेतों से फसलों को काट कर लाते थे, और दूसरा मेथड था, आजकल हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है हार्वेस्टिंग। तो आप इस फिगर में ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से सीकल से यहाँ हम फसलों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और फिर होता है थ्रेसिंग, या बिल्कुल हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम लोग सेरल्स के स्टेम्स को जमीन पे या किसी वुडन पीस पे पटक पटक कर उसके अंदर मौजूद ग्रेन्स को सेपरेट कर देते। कहाँ से? हस्क से, उसके स्टेम्स से। और आफ्टर दैट विल बी विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है? हम लोग हस्क और ग्रेन्स को एक साथ लेकर एयर करंट में उसको नीचे की ओर गिराते हैं, और इसमें जो लाइटर पार्टिकल्स, हस्क जो लाइटर पार्टिकल्स है वो एयर के करंट के साथ सेपरेट आउट हो जाएगा, वो दूर चला जाएगा, और ग्रेन्स हमारा एक जगह स्टोर हो जाएगा। इस तरह से विनोइंग के ज़रिए भी हम अपने जो ग्रेन्स हैं उन ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हार्वेस्टिंग की मेथड हो गई। हार्वेस्टिंग में सबसे पहले हार्वेस्टिंग होगा, फिर थ्रेसिंग होगा, फिर विनोइंग होगा। तो थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग है सेपरेशन ऑफ द चैफ फ्रॉम द ग्रेन। चैफ क्या मतलब? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द ग्रेन्स। अब इसके लिए हम लोग स्टोन या वुडन बार पे इसको पटकते हैं। विनोइंग कहते हैं हस्क को सेपरेट करने की प्रोसेस को। तो इन प्रोसेसेस के ज़रिए हम लोग अपने खेतों में से जो हमारी फसल हैं उनको सेपरेट आउट करके अपने घर तक लाते हैं। बच्चों आजकल हम लोग मॉडर्न टाइम में जिस मशीन का यूज करते हैं उसको हम लोग कंबाइन मशीन के नाम से जानते हैं, जो हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेसर और वहाँ से सेपरेटर, ये तीनों का काम करते हैं। तो सबसे पहला क्या करेगा कि एक ऐसा मशीन जिसमें सबसे पहले हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग होगा, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होगा? थ्रेसिंग होगा, और थ्रेसिंग के बाद क्या होगा? विनोइंग होगा। ये तीनों प्रोसेस एक ही मशीन के अंदर हो जाता है, और ऐसे मशीन को हम लोग कंबाइन मशीन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हम लोग इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हम लोग थ्रेसिंग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि थ्रेसिंग के बाद क्या करेंगे?
यानी हमारा जब ग्रेन्स अलग हो गया आपके इस हस्क से, स्टेम से, अब उसका क्या करना है, तो उसमें कई तरह के, उसमें मॉइस्चर मौजूद है, ग्रेन्स में मॉइस्चर मौजूद है। अब इस मॉइस्चर को यदि हम लोग नहीं हटाएंगे तो उसमें कई तरह के बैक्टीरियाज लग सकते हैं, फंगस लग सकते हैं, पेस्ट लग सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को प्रॉपरली ड्राइड करना है अपने ग्रेन्स को, यानी सीड्स को बड़े अच्छे से सुखाना है और एयर में सुखाकर उसमें मौजूद मॉइस्चर्स को हम लोग इरेज आउट करते हैं। फिर जो स्मॉल स्केल के फार्मर्स हैं जो कम स्तर पे अनाज को उगाते हैं, वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग्स में या मेटालिक बिन्स में। मेटालिक बिन्स एक तरह का ग्रेनरीज ही है जिसमें हम लोग इसको जमा करके रख सकते हैं, बट लार्ज स्केल पर में इसको हम लोग सीलोज या ग्रेनरीज के अंदर में जमा करते हैं, गोडाउन के अंदर जमा करते हैं। और इसमें जो हम ग्रेन्स को सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसमें कुछ नीम के पत्तों, सूखे हुए नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, या केमिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम अपने ग्रेन्स को बैक्टीरिया और पेस्ट वगैरह से सुरक्षा कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने ग्रेन्स का स्टोरेज करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि स्टोरेज के दरमियान हम लोगों को बहुत सारे प्रिकॉशंस बरतने होंगे। कौन कौन से प्रिकॉशंस बरतने होंगे? तो सबसे पहला प्रिकॉशन होगा कि स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स में क्या क्या, सबसे पहला जो हमारा प्रिकॉशन होगा कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में हम लोग प्रॉपरली ड्राइड ग्रेन्स को ही रखें। अगर वो प्रॉपरली ड्राइड नहीं रहेगा तो उसके सड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। दूसरा चीज़ क्या करना है कि इसे स्टोर करने के लिए ड्राई गनी बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, सूखे बोरों का इस्तेमाल करेंगे। अगर बोरे के अंदर थोड़ी सी भी मॉइस्चर रहेगी तो उसके कारण हमारे अनाज खराब हो सकते हैं। फिर उन बैगों को स्टोर करने के लिए हम लोगों को ऐसे जगह की आवश्यकता होगी जहां मॉइस्चर ना हो, यानी दैट बैग शुड बी स्टोर्ड एट द कंप्लीटली मॉइस्चर फ्री स्टोरेज एरिया। और वहाँ पे वेल वेंटिलेशन भी होना चाहिए, मतलब वहाँ हवादार होना चाहिए, हवा आ सके ताकि हमारे ग्रेन्स खराब ना हो। लार्जर गोडाउंस में जहाँ पे हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, मास स्केल पे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, उस मास स्केल एरियाज की प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि वहाँ पे फंगस और दूसरे माइक्रोब्स डेवलप ना कर सकें। साथ ही साथ हम लोगों को रिपेलेंट यूज़ करनी होगी जो इंसेक्ट्स को मार दे, और रैट्स को भी वहाँ पे फूड को कंटामिनेशन नहीं करने दे, यानी कि भोजन को नष्ट ना करने दे। इन बातों का ध्यान रख करके ही हम लोग फूड को स्टोर कर सकते हैं, ग्रेनरीज के अंदर रख सकते हैं। याद रखो बच्चों कि ठीक से प्रॉपरली स्टोरेज नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ 4 से 5% अनाज रेगुलर रूप से नष्ट होते रहते हैं। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ज़रिए हम लोग ग्रेन्स प्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से हम लोगों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था हो पाती है, और वो खेती के ज़रिए होता है। अगले क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स, यानी उसमें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इस चैप्टर की अच्छी से रिवाइज करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे और इससे कंसर्न सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। फिर भी यदि किसी तरह के प्रॉब्लम्स रहे तो आप हमारे डाउट सेशन क्लासेस को अटेंड करके उसमें अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। India's best learning app.